नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नागर और आप देख रहे हैं दी अनस्पोकन इंडियन। आज मैं बात करना चाहूँगा उस एक कमोडिटी के बारे में जिसके कारण हम सभी का तेल निकला हुआ है, जिसका नाम है पेट्रोलियम और डीजल। आज हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, किस तरह से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का रीज़न है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करने की, स्टेट की या सेंटर की या फिर ऑयल कंपनीज़ की। और एंड में हम बात करेंगे ऑयल बॉन्ड्स के बारे में, जिनके कारण ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को ऑयल बॉन्ड्स के पैसे देने पड़ रहे हैं जो मनमोहन सरकार के टाइम पे गवर्नमेंट ने इशू किए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल बेसिकली होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल असल में पेट्रोल का एक रॉ फॉर्म होता है, डीजल का एक रॉ फॉर्म होता है, जिसको प्रोसेस करने के बाद उसमें से पेट्रोलियम और डीजल निकलता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। इसके बाद अगली बात आती है कि ओपेक कंट्रीज़ कौन सी होती है। ओपेक कंट्रीज़ यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ओपेक कंट्रीज़ का बेसिकली एक समूह है उन कंट्रीज़ का जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती है या ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ओपेक प्लस ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें ओपेक के अलावा रशिया और अन्य कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं। अगली बात हम करते हैं कि पेट्रोलियम के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल के प्राइस में होता है उसका बेस प्राइस यानी क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल के प्राइस में ऐड होता है फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसको हम कहते हैं। फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेसिकली वो होते हैं कि जिस कंट्री से हमने पेट्रोल खरीदा है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, वहाँ से इंडिया तक आने के पेट्रोल की जो कॉस्ट है और इसके बाद ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएगी उसकी कॉस्ट है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें ऐड होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेसिकली वो ड्यूटीज़ होती है जो केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट पेट्रोल पे लगाती है अपने रेवेन्यू के लिए। उसमें ऐड होता है डीलर्स कमीशन। डीलर्स कमीशन क्या होता है? डीलर्स कमीशन बेसिकली हम जिसके यहाँ पेट्रोल भरवाने जाते हैं उस डीलर का जो कमीशन मिलता है 1 लीटर पेट्रोल पे, उसको बोलते हैं डीलर्स कमीशन। बेसिकली ये होता है 3 से 4 रुपए के आसपास। और एंड में इस पे जुड़ता है स्टेट वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस। इन सारी कॉस्ट्स को ऐड करके पेट्रोलियम की फाइनल वैल्यू निकलती है। अब बेसिकली हमारा मकसद ये जानना है कि क्यों पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके बेसिकली रीजंस जो होंगे वो यही होंगे कि इनमें से किन कंपोनेंट्स में प्राइस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण पेट्रोलियम की फाइनल प्राइस बढ़ती है। तो देखा जाए तो लॉकडाउन के पहले पूरे वर्ल्ड में एक नॉर्मल स्टेबल डिमांड बनी हुई थी पेट्रोलियम और डीजल की, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस मेंटेन थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उस समय सारी कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल की जो बेसिकली डिमांड थी, क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल की डिमांड कम हो गई थी इसलिए क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई, और क्रूड ऑयल की डिमांड कम होने के कारण भी सप्लाइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई। अब अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होनी चाहिए, पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके दूसरे कंपोनेंट प्राइस के, जिसको बोलते हैं टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्सेस, दोनों बढ़ा दिए गए, जिसके कारण पेट्रोलियम की प्राइसेस कांस्टेंट रहे इंडिया में। अगली बात ये आती है कि जब लॉकडाउन हटाया गया तो पूरे वर्ल्ड में वापस पेट्रोलियम और डीजल की डिमांड बढ़ने लगी। अब जिस तरह से पेट्रोलियम और डीजल की डिमांड बढ़ी उसी कारण से क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी, और क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, अगेन वी विल सी अ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जब इंक्रीज हुआ तब गवर्नमेंट ने टैक्स को चेंज नहीं किया, जबकि होना ये चाहिए था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तब गवर्नमेंट को अपने टैक्स कम करना चाहिए था ताकि जो पेट्रोलियम और डीजल की प्राइस है वो बनी रहे, पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो क्रूड ऑयल एक कंपोनेंट, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, एक कंपोनेंट की प्राइस बढ़ी, टैक्सेस एक कंपोनेंट जो है उसकी भी प्राइस बढ़ी, और इन दोनों के बढ़ने के कारण पेट्रोलियम की हालत आज ये है कि पेट्रोलियम कई डिस्ट्रिक्ट्स में 100 पार हो चुका है और डीजल 100 पार होने की कगार पर है। जैसा कि आप सब लोग इस चार्ट में देख सकते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, उसमें एक्साइज ड्यूटी एज ऑन February 2020 जो पेट्रोल पे थी वो थी 19.98 यानी ऑलमोस्ट 20, पर February 2021 यानी एक साल के अंदर अंदर वो जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 32.9 यानी ऑलमोस्ट 33। 20 से 33 ये इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल था। एक तरफ देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ी है ऑलमोस्ट 16 रुपये के बराबर। उसी तरह वैट जो है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाती है वो इंक्रीज हुई है 15 से 20 पे, और
वो पेट्रोल पे और डीजल पे इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 9.5 से 11.5 तक। तो ये देखा जा सकता है कि साफ साफ पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंडिया में बढ़ने का कारण है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट यानी कि टैक्सेस। दूसरे चार्ट में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि मई 2014 यानी कि जब नई सरकार केंद्र में आई थी उस समय सेंटर का टैक्स ऑन द फाइनल पेट्रोल प्राइसेस 14% था, पर मई 2021 में ये इंक्रीज होके 36% हो गया। वैसे ही स्टेट टैक्स 17% से बढ़कर 23% हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंटर की है, स्टेट की है, या फिर अन्य फैक्टर्स जो हैं जैसे क्रूड ऑयल की इंक्रीज्ड प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनकी है। तो जैसा जब मैंने आपको बताया कि टैक्सेस के कारण ही इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट में जो मेन टैक्सेस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर गवर्नमेंट की आती है। और सेंटर गवर्नमेंट के कारण ही आज हम इतना टैक्सेस पे कर रहे हैं और इतनी हाई फ्यूल की प्राइसेस हम पे कर रहे हैं। अब इस चीज़ को डिफेंड भी किया जा सकता है, सरकार करती है और कहती है कि कोरोना के अंदर हमने इतनी सारी फ्रीबीज बांटी गई, इतने सारा फ्री राशन दिया गया, पीएम किसान प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करोड़ों का किया गया, इस कारण से इन सब का रेवेन्यू इन सब एक्सपेंडिचर्स का रेवेन्यू हमको वापस मिलने के लिए हमने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। वो ये भी कहते हैं कि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डबल पेस पे हो रहा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले से, और इसलिए हमको इस एक्सपेंडिचर को कॉम्पनसेट करने के लिए इतने रेवेन्यू की ज़रूरत है। एक फैक्ट जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज हम जो पेट्रोल की प्राइस पे करते हैं उसमें 60% प्राइस जो है वो टैक्स का होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज टैक्स एंड वैट। इस बात पर मेरा इंसाइट यह है कि डायरेक्ट टैक्सेस इस देश में बहुत कम लोग भरते हैं और उस चीज़ का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू करती है। डायरेक्ट टैक्सेस यानी वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इन टैक्सेस को भरने वाले लोग बस 2 या 3% के बीच में है, और ये टैक्स जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं इन्हें अप्लाई करने से कंट्री को फ़ायदा होता है। पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिस तरह से टैक्सेस अब गवर्नमेंट ने लेवी किए हैं, उन टैक्सेस को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि अमीर इंसान भी उतना ही टैक्स पे करेगा और गरीब इंसान भी उतना ही टैक्स पे करेगा। जो परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ द टोटल इनकम जो बनता है गरीब का वो अमीर से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी कमाते हैं, जो टैक्स स्लैब्स में आते हैं, उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। अब लास्ट में हम ये बात करते हैं कि ये ऑयल बॉन्ड्स का क्या खेल है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मनमोहन सरकार के समय ऑयल बॉन्ड्स लिए गए थे और उसको हमें अब पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा रखनी पड़ रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बेसिकली हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि पहले किस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस डिटरमाइन होते थे। दोस्तों, कुछ साल पहले तक 2010 के पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डायरेक्टली गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी और वो एक्चुअल मार्केट प्राइसेस से कम में होते थे, और जो इतना जो डिफरेंस होता था मार्केट प्राइस और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसके बीच में, उसे कहते थे सब्सिडी। अब डीलर्स को ये मार्केट प्राइस पे मिलता था और डीलर्स जब इसको सेल करते थे तब उन्हें रिटेलिंग प्राइस पे यानी सब्सिडाइज प्राइस पे करना पड़ता था। तो इस कारण से उनका जो लॉस होता था गवर्नमेंट उस लॉस को वापस उन्हें पे कर देती थी, जैसे कि आजकल किया जाता है फर्टिलाइजर्स के केस में। ये जो लॉस गवर्नमेंट उन्हें दे देती थी, ये उसी समय उसी ईयर में ट्रांसफ़र करने की बजाय गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए उसे ऑयल बॉन्ड्स इशू कर देती थी कि हम आपको कुछ साल बाद ये अमाउंट पे कर देंगे इतने इंटरेस्ट के साथ। तो ये ऑयल बॉन्ड्स जो थे ये मनमोहन सरकार के समय लिए गए क्योंकि वे उस समय अपना एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते थे, और आज मोदी सरकार को इन ऑयल बॉन्ड्स को पे करना पड़ रहा है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन ऑयल बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आने लग गई है और इसलिए सरकार को अब इन्हें पे करना है, और इन सबको पे करने के लिए उन्हें हायर रेवेन्यू की ज़रूरत है जो वे ले रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस को इंक्रीज़ करके। एक बात और आती है कि ऑयल प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं, 100 पार हो चुके हैं, फिर भी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, बेसिकली बात यह है कि हमारे देश में ऑपोजिशन वीक है। ऑपोजिशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर इन मुद्दों को उठाना है, अगर
पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, स्ट्रीट पर आना चाहिए, ऑपोजिशन को एक होना चाहिए। पर हमारे देश में ऑपोजिशन बिखरा हुआ है। कोई एक ऑपोजिशन पार्टी लीड ले और इन सब के खिलाफ विरोध करे तो देश में एक सर्वव्यापी विरोध स्टार्ट हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा कि वो ऑयल प्राइसेस को डिक्रीज करे। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझा दिया है कि ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इसका ऑपोजिशन होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट इसके पीछे दलील दे रही है। मेरा काम था आप लोगों को फैक्ट्स प्रोवाइड करना, जो मैंने किया। ओपिनियंस आपको खुद बनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पर्सनल फीडबैक्स दे सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।